आप लोग पेपर कर लिए होंगे। मैं बोला था कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट जो है वो देखा जाए तो अगले वाले टेस्ट से आधे घंटे पहले होगा। तो आप लोगों को 6:30 बजे टेस्ट जो है मिल गया होगा टेलीग्राम पर। सभी लोग रीयूनियन IAS टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो इसमें जो है पहला प्रश्न मैंने दिया था, नागरिकता से तात्पर्य है। तो नागरिकता से तात्पर्य का मतलब क्या? ये लिखा है केवल राजनीतिक अधिकार, कुछ तो सही है। केवल सामाजिक आर्थिक अधिकार, राज्य की ओर से नागरिकता के साथ राजनीतिक अधिकार, तो यही तो सही होगा। बोला था कि व्यक्ति ही नागरिक बनता है, जिसको हम लोग कुछ नागरिक अधिकार दे देते हैं, कुछ आर्थिक अधिकार दे देते हैं, राजनीतिक अधिकार दे देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि नागरिक बनने के लिए आवश्यक है व्यक्ति राज्य का सदस्य बने। तो बात तो सही है भाई, राज्य का सदस्य बनेगा तभी तो नागरिकता मिलेगा। राज्य मतलब देश, राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं। नागरिक राज्य के कानूनों का स्वेच्छा से पालन करे। अरे भाई, नागरिक कानून का स्वेच्छा से नहीं पालन करेगा तो पालन करा दिया जाता है ना, क्योंकि स्टेट जो है कोहेसिव पावर के रूप में है ना, तो ये गलत हो गया ना। नागरिक देश के प्रति निष्ठापूर्वक भक्ति रखने के साथ साथ देश के लिए सदैव त्याग करने को तैयार है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सब लोग त्याग कर रहा है, ये भी गलत है। इसका मतलब कि केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न चलिए। नागरिकता के संदर्भ में विचार करें। नागरिकता संघ का विषय है, सही बात है। नागरिकता संघ का केंद्र सूची का विषय है, राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती है। नागरिकता संबंधी नियम बनाने, उसे लागू करने का अधिकार संसद को है, एकदम सही। राज्य सरकारें भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती, गलत। मैं बताया था एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान है, और केंद्र सरकार ही जो है वो देखा जाए तो नागरिकता दे सकती है। राज्य सरकार को किसी कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं, अनुच्छेद 11 के तहत लिखा गया है। भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, गलत। दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लोगों को सुविधा हम लोग दिए हैं, उसको दोहरी नागरिकता नहीं कहा जाता। व्यवहार में उसको हम लोग दोहरी नागरिकता बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं। इसमें क्या आंसर होगा? 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान में संघ को इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है, एकदम सही बात है। प्रस्तावना न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, सही बात है। कहां फोर्सेबल है? प्रस्तावना में लिखित पहलुओं को जो है न्यायालय में जाकर आप लागू नहीं करा सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के संदर्भ में विस्तार से चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में है, सही बात है। तो सत्य कथन का चयन करना है तो सब सही होगा, इसमें सब सही होगा ना। अगला चलिए। जैसे मैं बताया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो है भारतीय संविधान में नागरिकता का उपबंध भाग 3 में, भाग 3 में थोड़ी ना है, नागरिकता का उपबंध जो है भाग 2 में है ना भाई। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है ना। ये गलत हो गया। अब गलत हो गया तो आगे बढ़िए। नागरिकता संबंधी संशोधन 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से, उसे बताया था। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित करने का उपबंध 11 में दिया गया, सही बात है। संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, सही बात है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 3 और 4। अगला प्रश्न चलिए। इसमें जो है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अरे भाई, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो वैसे ही समाप्त हो गया, उसमें कैसे होगा? यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इससे कोई लेना देना थोड़ा न है। और आगे पढ़ लें। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, सही बात है, तो नागरिकता ग्रहण कर लेगा तभी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध, वही शत्रु वाला, ये भी सही है। इसका मतलब बी होगा आंसर। इसे क्या समझिए। जैसे मान लीजिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो उसने बताया था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह जो है केवल नागरिक के लिए है, केवल नागरिक के लिए। अब बताया था कि शेष FR जो है किसके लिए है? शेष FR जो है व्यक्ति के लिए भी है और नागरिक के लिए भी है। ये बताइए कि यहां पर जो है ब्रिटिश नागरिक क्या हो जाएगा? व्यक्ति। तो व्यक्ति को कौन सा दावा नहीं कर सकता? व्यापार की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता 19 में है, ये दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता 14 में है, तो ये दावा कर सकता है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में है, तो दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है, तो दावा कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा? आंसर ए। अगला चलिए। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है? मतलब सत्य है। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का स्पष्ट उल्लेख था
1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था, 1919 के अधिनियम में था। संविधान की आधारशिला मूल अधिकार, आधारशिला मूल अधिकार थोड़ी ना है। संविधान की आधारशिला भाई उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा, आधारशिला जो है उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा। संविधान की आत्मा निर्वाचन व्यवस्था थोड़ी ना है, संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना है। 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था, यही बात सही है, असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। अब जा चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निवास करता है वह केवल भारत का नागरिक होगा, सही बात है। नागरिकता राज्य सूची का विषय गलत, संघ सूची का विषय है, यही लगाइए असत्य। अब आगे पढ़ लीजिएगा। नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी दिया गया, सही बात है। जो भाग 4 में कर्तव्य लिखा गया वो केवल नागरिक के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं, केवल नागरिक के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। 10 नंबर चलिए, नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उस दिन बताया था नागरिकता का 3 प्रावधान बताया था ना। 26 नवंबर 1949 से निर्वाचन संबंधी व्यवस्था, अंतरिम संसद संबंधी व्यवस्था, नागरिकता संबंधी व्यवस्था, इस तरह के 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं हुआ, 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ, ये गलत। भारत में नागरिकता के संदर्भ में ऐसे व्यक्तियों को विशेष छूट दिया गया है जो दर्शन, विज्ञान, कला उस दिन पढ़ाया था, सही बात है। तो केवल 2 सही होगा। अगला चलिए 11 नंबर, दोहरी नागरिकता से भारत को निम्न लाभ हो सकता है। यहाँ दोहरी नागरिकता का मतलब कि जो पीआईओ जो हैं, पीआईओ जो कार्ड धारक हैं, जो सीआई कार्ड धारक हैं, उनको हम लोग दोहरी नागरिकता से व्यवहार में कहते हैं। तो क्या क्या लाभ हो सकता है? भारतीय प्रवासियों के साथ रिश्ते मधुर होंगे, सही बात है। भारत में विदेशी पूंजी की आवक बढ़ेगी, ये भी बात सही है। अच्छे व्यक्तियों को प्रशासन शासन में रखा जा सकता है। इससे क्या मतलब, कोई मान लीजिए ऐसा ओसीआई कार्ड धारक या पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति जो है हमारे यहाँ सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। इसमें क्या आंसर होगा, 1 और 2। अगला चलिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, रंगून मतलब म्यांमार, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, तो उसे अर्जन द्वारा नागरिकता माना जाएगा, सही बात है। उस दिन समझाया था कि भाई वर्तमान में किसी का जन्म, मान लीजिए रंगून मतलब म्यांमार, अब म्यांमार मान लीजिए म्यांमार में, तो म्यांमार तो दूसरा देश है, लेकिन आज़ादी के बाद मतलब 1950 के बाद जो प्रावधान बना है उसमें ये तो कहा गया है कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ, उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक नागरिक है तो नागरिक माना जाएगा। व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1988 में ईटानगर में हुआ, मतलब भारत में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाएगा, सही बात है। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखना चाहिए था, लेकिन पिता भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन पिता जो है वैध रूप से भारत में रह रहे थे। यहाँ एक लाइन और लिखना चाहिए था कि पिता जो है, पिता वैध रूप से भारत में रह रहे थे, ये भी लिखना चाहिए था। ये दोनों सही हो जाएगा। अगला बात समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास है ही है, वंशानुक्रम है ही है, पंजीकरण भी है, संपत्ति स्वामित्व थोड़े न है। यहाँ डिसेंट लिखना पड़ेगा, डिसेंट, तो डिसेंट तो है ही है। इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट शब्द है, ये भी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होगा। अगला प्रश्न चलिए, इसमें जैसे देखे होंगे, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अभी पढ़ रहे थे, सही बात है। वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। अरे दायित्व से परिचित हो चाहे मत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई मतलब थोड़ी ना, उसकी वजह से थोड़ी ना निलंबित होगी। क्या आप संविधान नहीं जानते हैं इसलिए नागरिक नहीं बनाया जाएगा? अरे जानिए चाहे मत जानिए, तो ये देखा जाती है तो होगा ही नहीं। यदि भारत सरकार ये विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तभी निलंबित हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र, सही बात है, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये तो पहले भी प्रश्न आ चुका लगता है, ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न, तो सी होगा। अगला प्रश्न चलिए, ये मैं एक अनुच्छेद का प्रश्न दिया था और अब बोला था उस दिन कि थोड़ा सा अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद 6 में लिखा गया है, एक बार बेयर एक पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे, इसको मिला लीजिएगा। और फिर आज हम लोग फिर अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। तो आगे जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है
इसमें टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में 2 क्लास हम लोग का लगेगा। तो ये जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड इसके बाद। अब मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि हम लोग का क्लास जो है कब कब होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास हम लोग का चला करेगा। अब आज जो पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट जो है ट्यूसडे को होगा। तो मूल अधिकार में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, अब भाग 3 में है। अब जानते हैं कि ये अनुच्छेद जो है 12 से लेकर जो है 35 तक ये अनुच्छेद है। तो मूल अधिकार में हम लोग को सबसे पहले तो इसका अर्थ जानना है। मूल अधिकार का जो है अर्थ जानना है। फंडामेंटल राइट में इसमें बताया कि भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक है। इसका जो है सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, अर्थ, फिर इसका जो है विशेषता जानना है। फंडामेंटल राइट में हम लोग को जानना है सबसे पहले अर्थ, फिर इसके बाद इसका विशेषता, फिर इसके बाद में बताया कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको कुछ अंतर भी कर लेते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है और लीगल राइट है तो उसमें क्या अंतर है, जैसे फंडामेंटल राइट है और ह्यूमन राइट है तो उसमें क्या अंतर है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। और थोड़ा सा जो है कथन कारण का प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी जानना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी समस्या है। महत्व का मतलब क्यों हम लोगों ने मूल अधिकार को शामिल किया, तो कभी लिखे तो उससे भी प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद पर हम लोग को चर्चा करना है। तो अनुच्छेद पर चर्चा करना है तो जैसे मान लीजिए समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है तो 14 से 18 तक दिया गया है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। जैसे मान लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो जो है 23 से लेकर 24 में दिया गया है। या इसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक है। इसी प्रकार से देखते हैं कि शिक्षा और संपत्ति का जो अधिकार है, शिक्षा तथा संस्कृति जो अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है वह जो है 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार जो है वो देखा जाए तो जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था इसके माध्यम से समाप्त हो गया। और 44वां संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको जो है अनुच्छेद 300 में रखा गया है, भाग 12 में रखा गया है। इसमें जो है अध्याय 4 में रखा गया है, तो आप देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है वो फंडामेंटल राइट ना होकर क्या है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। इसी प्रकार समझिए। अब इसी प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 में दिया गया है। और इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो 33-34 जो है वो सैन्य क्षेत्र में अधिकार दिया गया है। तो ये जो जितने भी हम लोग के मूल अधिकार में अनुच्छेद हैं, एक तो उसको पढ़ना है और साथ में जो है कुछ जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारा केस स्टडी है, जैसे बहुत सारा केस है तो केस को भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा शिक्षा का अधिकार भी, थोड़ा सा समितियां भी, इस तरह के जो प्रश्न हैं, जैसे निजता का अधिकार है, वो भी वहां से भी प्रश्न आता है। इस तरह के कुछ व्यवहारिक मुद्दे भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए, देखिए जब हम लोग कहते हैं ये है अधिकार के भीतर है ह्यूमन राइट के भीतर है फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये हुआ अधिकार मतलब परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसका लाभ उठाकर जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी सभी लोग अपना विकास करते हैं, ऐसी परिस्थिति को अधिकार कहा जाता है, जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है, जिसे राज्य मान्यता प्रदान करता है।
उसी को हम लोग राइट कह देते हैं। अब ह्यूमन राइट का मतलब कि मानव होने के लिए जो परिस्थिति चाहिए उसको जो है ह्यूमन राइट कह दिया जाता है। धर्म, जाति, क्षेत्र का भेदभाव किए बिना जो है मानव होने के नाते व्यक्ति से मानव बनने के लिए जो परिस्थिति चाहिए उसको ह्यूमन राइट कह दिया जाता है। अब फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि ऐसा मानव अधिकार जिसको संविधान में लिख दिया जाता है, जिसकी गारंटी दे दी जाती है, यह अनिवार्य और आवश्यक परिस्थिति है जिसका उल्लेख संविधान में भाग 3 में किया गया है, जो व्यक्ति और नागरिक के संदर्भ में दिया गया है। तो ये जो गारंटी युक्त परिस्थिति है, यदि उल्लंघन होता है तो न्यायालय उपचार भी प्रदान करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो ऐसी गारंटी युक्त जो परिस्थिति है उसको जो है फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है, मान लीजिए इसकी जो विशेषता है, तो पहली विशेषता तो यही है ना कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, बल्कि देखा जाए तो फंडामेंटल राइट पर अनेक प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। हम कहते हैं अनुच्छेद 19 है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, तो 19 एक के तहत 8 तरह का प्रतिबंध भी तो है। तो आप देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। दूसरा चीज यहाँ पर यह है कि व्यक्ति और नागरिक दोनों को मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिक को मूल अधिकार ज्यादा है और व्यक्ति को कम है। जैसे मैं बताया था 15, 16, 19, 29, 30, तो यह जो है अभी बताया हूं कि केवल नागरिक के लिए है, केवल नागरिक के लिए है। और शेष जो मूल अधिकार है, शेष जो फंडामेंटल राइट है, वो व्यक्ति के लिए भी है और साथ में नागरिक के लिए भी है। तो मूल अधिकार जो है नागरिकों को ज्यादा प्राप्त है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है, यह फंडामेंटल राइट की प्रकृति नकारात्मक सकारात्मक दोनों दिखाई देती है। भाई क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा। तो अनुच्छेद 15, 16 देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक है। भाई 15 में कहा गया ना कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16 में देखते हैं कि लिखा गया कि लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब देखते हैं ये नकारात्मक है। और अनुच्छेद जो 25 है, भाई अनुच्छेद जो 25 है उस क्या हो गया, सकारात्मक। नोट्स में आप लोग को लिखा हूं, आप लोगों को टेलीग्राम पर नोट्स में भेज दिया हूं, उसको जाकर उसको देख लिया करिएगा। फंडामेंटल राइट का 2 पार्ट में नोट्स होगा, तो उसमें आप जाकर टेलीग्राम पर, यूनियन के टेलीग्राम पर आप चले जाइए। कोई दिक्कत हो जुड़ने में तो आप संस्थान में फोन भी कर सकते हैं, फोन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मटेरियल जाएगा, टेलीग्राम पर ही जो है आपका पेपर जाएगा। अब वीडियो तो आप लोग यूट्यूब पर देखते ही हैं। चौथा बात समझिए, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है, कुछ मूल अधिकार जो है राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। जैसे अनुच्छेद 16 को लीजिए, वो केवल राज्य के विरुद्ध है। भाई लोक नियोजन में राज्य जो है कोई भेदभाव नागरिकों के मध्य नहीं करेगा। लेकिन 17 देखते हैं कि जो छुआछूत है उसमें व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध है। न तो व्यक्ति छुआछूत कर सकता है, न तो नागरिक कर सकता है, और न ही राज्य किसी के साथ जो है छुआछूत कर सकता है, अस्पृश्यता कर सकता है। फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, शर्त यह है कि मूल ढांचा नष्ट न हो। तो जैसे आप देखते हैं कि केशवानंद भारती मुकदमा जो आया था 1973 में, उसी में मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। इसका मतलब मूल अधिकार का जन्म सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है। मूल अधिकार कोई तथ्यात्मक पहलू नहीं है, मूल अधिकार एक संकल्पना है और कहीं न कहीं परिस्थिति के अनुसार यह बदलता रहता है। तो आप देखते हैं सामान्य रूप से मूल ढांचे का मतलब क्या होता है। सामान्य रूप से मूल ढांचे का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती है और कहीं न कहीं जो है, लेकिन यह तथ्य रूप में नहीं है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। तब जानते हैं कि 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई थी और उसमें 7:6 से जो है निर्णय दिया गया था। अब फिर देखिए एक विशेषता ये भी तो है कि हमारे यहाँ आपातकाल में, आपातकाल बोलूंगा तो इसका मतलब राष्ट्रीय आपात 352, तो 352 जब लगाया जाता है तो मूल अधिकार का जो है निलंबन किया जा सकता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति, संसद मत लगा दीजिएगा। 20-21 का निलंबन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का अधिकार है। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो ये किताब कापी सब रख के क्या करेगा, संविधान रख के क्या करेगा। तो देखते हैं कि ये जो जीवन का अधिकार है 20-21 के तहत, जो 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। अब फिर मैं बताया कि मूल अधिकार हमारे यहाँ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, फोर्सेबल है। प्रवर्तनीय है इसका मतलब कि न्यायालय लागू करा सकता है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है।
अब जैसे समझिए, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है, तो देखा जाए तो मूल अधिकार कोई प्राकृतिक अवधारणा नहीं है, कोई नेचुरल राइट नहीं है, बल्कि देखा जाए तो जो लिखा गया है वही नेचुरल राइट का मतलब औचित्यता। अब मूल अधिकार हमारे यहाँ सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है। भाई शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है व्यवहारिक रूप से भी दिया गया है। अब जैसा समझिए, ये तो इसका विशेषता हुआ। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं बताया कि अंतर भी हम लोग को थोड़ा सा करके रखना है। जैसे मूल अधिकार और लीगल राइट में क्या अंतर है, यहीं पर कराता हूं। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में अंतर, ये बताइए, ऐसे सुन लीजिए। ये बताइए, फंडामेंटल जो राइट है स्वयं संविधान द्वारा दिया गया है, भाग 3 में उसको लिखा गया है। लेकिन जो लीगल राइट होता है, इसी को जनरल राइट भी कहा जाता है, समान अधिकार भी कहा जाता है। तो जो जनरल राइट है वो साधारण बहुमत द्वारा कानून बनाकर अलग से प्रलेख में लिखा जाता है। जैसे सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार क्या है, लीगल राइट। अब देखते हैं कि ये जो लीगल राइट है वो संविधान में नहीं लिखा जाता है, अलग से दिया जाता है, साधारण बहुमत से बनाया जाता है। दूसरा चीज देखिए, जैसे अभी मैं बताया कि मूल अधिकार में परिवर्तन विशेष बहुमत से होगा, उस दिन पढ़ा रहा था, दोहरा बहुमत से होगा। जैसे मान लीजिए 21A जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 21A जो जोड़ा गया वो विशेष बहुमत से जोड़ा गया। अब देखते हैं कि जो लीगल राइट है वो साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सूचना के अधिकार में परिवर्तन साधारण बहुमत से नहीं हो गया एक साल पहले। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून बन गया, उसमें भी कुछ परिवर्तन मान लीजिए कर दिया जाए तो साधारण बहुमत से हो सकता है। और तीसरा चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि मूल अधिकार का जो है गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का गार्जियन है, हाई कोर्ट नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी आगे समझाता हूं। क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है और हाई कोर्ट को जो शक्ति है वो 226 के तहत प्राप्त है। तो हाई कोर्ट जो है गार्जियन नहीं है। यदि मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह देते हैं कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य उपचार प्रदान करेगा, मना नहीं कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, हाई कोर्ट को नहीं। यहां देखिए, यहां पर जो लीगल राइट है उसका कोई संरक्षक नहीं है, बल्कि कार्यपालिका आदेश से ही संरक्षित होता है। फिर इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकता है, लोअर कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर लोअर कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। इस बार आया भी था, कोई कठिन प्रश्न थोड़ा ना आया। इसी का देखते हैं कि यहां पर जो है इसकी संरक्षा के लिए अधीनस्थ न्यायालय में व्यवस्था उपलब्ध है। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कुछ हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, आगे मैं समझा दूंगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के कुछ हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें नोट्स में से क्या करिएगा, इसका विकास क्रम है वो भी लिख डालिएगा। भाई मूल अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम तिलक द्वारा जो है स्वराज जो बिल है उसके माध्यम से 1895 का जो बिल उसमें दिखाई देता है। 1925 में एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की मांग किया था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समक्ष जो है वह भारतीयों को समान अधिकार देने की जो बात की गई थी वो भी एक प्रकार से मूल अधिकार है। 1927 में जो है कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें भी मूल अधिकार के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू जो समिति थी उसमें भी मूल अधिकार की बात की गई थी। कराची जो अधिवेशन 1931 में हुआ था उसमें भी मूल अधिकार की बात की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें मूल अधिकार की बात की गई थी। और फिर आप जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में मूल अधिकार नहीं था, ध्यान रखिएगा। 1945 में जो है जब तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी मूल अधिकार की बात की गई थी। संविधान सभा का जो गठन करने का जो योजना था आप जानते हैं, उसके बाद जेबी कृपलानी साहब जो है 47 में जो समिति बनाई गई थी मूल अधिकार से संबंधित, उसमें भी मूल अधिकार की बात की गई। तो ये सब थोड़ा सा विकास नोट्स में से देख लीजिएगा, उसको नोट कर डालिएगा। और यहां पर मैं बता रहा था एक अंतर और, फंडामेंटल राइट और जो है ह्यूमन राइट। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है, चलिए दो चार देखिए। हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है इसका उल्लेख संविधान में, और ह्यूमन राइट का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 10 दिसंबर 1948 का जो घोषणा पत्र उसमें दिखा गया है। फिर आप देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वो देखा जाए तो संक्षिप्त अवधारणा है। अभी बता रहा था, अभी देखिए गोला बनाया था ना ये, तो अधिकार के भीतर ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट के भीतर फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो संक्षिप्त अवधारणा है, उन्हीं बातों का उल्लेख है जिसकी गारंटी हम दे सकते हैं। यहां पर देखते हैं ये आदर्शवादी है। भैया ह्यूमन राइट तो आदर्शवादी है ना,
क्योंकि इसमें सभी प्रकार की परिस्थितियों की चर्चा है, शिक्षा है, भोजन है, आवास है, सब लिख दिया गया, मिले चाहे मत मिले, एक तरह से नैतिकता। अब देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के माध्यम से इसकी सुरक्षा होती है। आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था को निरंकुश होने से रोकने के लिए फंडामेंटल राइट की व्यवस्था है। और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट है वो विश्व शांति को बढ़ावा देने का एक साधन है। विश्व में जो है बंधुत्व के भाव को बढ़ावा देने का साधन जो है वो देखा जाए तो ह्यूमन राइट। ये सब तो मैं बताया। अब देखिए थोड़ा सा ही ध्यान रखिए कि भाई फंडामेंटल राइट जो है एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार की शक्ति को सीमित करता है, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए जो परिस्थिति उपलब्ध कराता है, इसमें स्वतंत्रता, समानता जो सब उल्लेख है वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो जब कथन कारण का प्रश्न करिएगा तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख के करिएगा। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद है थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। जो अनुच्छेद है तो देखिए अनुच्छेद में जो भाग 3 में जो अनुच्छेद है, तो पहला अनुच्छेद क्या है? पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। तो जो अनुच्छेद 12 है तो देखिए इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके तहत 3 बातों को शामिल किया जाता है, भारत सरकार और संसद, दूसरा राज्य की सरकार और विधानमंडल, और तीसरा बात है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर और सरकार के नियंत्रण के अधीन जो है जितने भी स्थानीय प्राधिकारी है, पंचायती व्यवस्था है, सब। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज्य शब्द के तहत जो है न्यायपालिका को शामिल नहीं किया जाता है। संसद कानून बनाकर चाहे तो अन्य संस्थाओं को शामिल कर सकती है, जैसे विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, LIC को शामिल किया गया। तब देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में जो है एक प्रकार से राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो अनुच्छेद 13 है तो देखते हैं कि 13 में कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा तो उसे असंगत घोषित किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13 या अन्य अनुच्छेद 246, अनेक अनुच्छेदों में 137, 136 अनेक अनुच्छेदों में न्यायिक पुनरावलोकन अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तब देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में भी अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख दिखाई देता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 13 में जो है वो देखा जाए तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किस तरह से किया जाएगा उसके सिद्धांत का भी उल्लेख है। तो कभी कभी ये भी पूछता है तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर दे। जो अनुच्छेद 13 है तो अनुच्छेद 13 में जो पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी, इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, देखिए पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या है? यह अनुच्छेद 13 में पाया जाता है। नोट्स में आप लोगों को व्यापक में व्याख्या लिखा भी हूं। तो आप देखते हैं इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, इस विधेयक में मान लीजिए 100 धाराएं हैं, इस विधेयक में 100 धाराएं हैं। अब इसका मान लीजिए जुडिशियल रिव्यू किया जाए। जुडिशियल रिव्यू समझ रहे हैं भाई? सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, कार्यपालिका नियम बनाती है, उपनियम बनाती है, विनियम बनाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी जांच करता है, उसको सही गलत ठहराता है। इसी बात को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तब देखते हैं कि मान लीजिए 100 धाराएं किसी विधेयक में है, कोई कानून बनाया जा रहा है, उसमें 100 धाराएं हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। और मान लीजिए धारा नंबर 7, धारा नंबर 14, धारा नंबर 32, धारा नंबर 94, ये सब मान लीजिए असंगत है, संविधान की भावना से, मूल ढांचे से मेल नहीं खाता है। तो ऐसे समय इन धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, पूरे कानून को नहीं। इसका मतलब कि चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी को फेंका जाएगा, पूरे चाय को नहीं। अब सरकार की इच्छा, मन करे तो कानून लागू कर ले, मन करे तो न लागू करे। जैसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जो है उस में बताया था कि सहकारी समितियों का प्रावधान जोड़ा गया, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हुआ था। जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फला फला धारा आपका लागू नहीं हो सकता, असंगत है, अब आपको जो है प्रावधान लागू करना हो तो लागू कर लीजिए। तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा जो सहकारी समितियों का प्रावधान था उसका जो जुडिशियल रिव्यू किया गया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी के आधार पर किया गया। इसमें दूसरा सिद्धांत भी है। दूसरा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन के सिद्धांत का मतलब यह है, समझिए, जैसे हम लोग कहेंगे आच्छादन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कोई कानून है, मान लीजिए, तो कानून जैसे दो तरह का होता है। तो पुराना कानून कह सकते हैं, कुछ पुराने कानून हैं और कुछ नए कानून बन रहे हैं। नए कानून बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए आरटीआई है तो नया कानून बना, आजादी के बाद बना। खाद्य सुरक्षा कानून बना। अब पुराना कानून का मतलब जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, ये सब पुराना कानून भी चल रहा है। अब मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहां पर ध्यान रखिए, यदि पुराने कानून में और नए कानून में कोई जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी दिशा में नया कानून लागू होगा, पुराना कानून लागू नहीं होगा। पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। और दूसरा चीज, नए कानून से जितना पुराना कानून जो है मेल खाएगा उतना ही पुराना कानून बना रहेगा, अन्यथा पुराना कानून स्वमेव विधि शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये पुराना कानून ए है, इसको हमने ऐसे बना लिया। अब मान लीजिए सब करिए कि हमने बना लिया ये बी बना लिया, जैसे हमने कहा मान लीजिए कि ये जो है मैंने बनाया था कि पुराना कानून है और ये जो है नया कानून है। तो जैसे आरटीआई है, नया कानून है, पुराना कानून का मतलब सीआरपीसी जैसे है। अब मान लीजिए इसमें दोनों में कोई संघर्ष हुआ तो नया कानून लागू होगा, पुराना कानून लागू नहीं होगा। और दूसरा चीज कि नए कानून से पुराना कानून जितना मेल खाएगा उतना ही पुराना कानून बना रहेगा, अन्यथा स्वमेव विधि शून्य घोषित हो जाएगा। एक तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये जो है इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो आप देखते हैं कि ये जो है, जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया ए, ऐसे समझिए, इसको हमने मान लिया बी मान लिया। अब बी मान लिया और मान लीजिए अब सपोज करिए कि ये कानून हमारा है नया कानून, और मान लीजिए ये कानून कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है। तो जितना जो है इसके भीतर होगा वही वैध होगा, इसके बाहर जो होगा वो अवैध हो जाएगा। पहला कंसेप्ट ये क्लियर करिए। जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, मान लीजिए ये बी कानून हो गया, अब मान लीजिए ये ए कानून हो गया। अब जितना ये जो है ये बी कानून से जितना जो है ये ओवरलैप करेगा ये मान्य होगा, ये मान्य होगा, ये मान्य होगा। और ये जो ए वाला जो बच गया वो क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। अब जैसा समझिए, एक इसमें तीसरा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। इसका मतलब होता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग के सिद्धांत का मतलब है कि कोई व्यक्ति एफआर का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ज्यादा जागरूक नहीं है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग जो है नहीं कर सकता है। इस बात को हम लोग जो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहते हैं। अब यहां पर समझिए, यहां पर जो कुछ केस है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ केस इसमें है, जैसे मूल अधिकार से संबंधित जो न्यायिक निर्णय है, एफआर से संबंधित न्यायिक जो निर्णय है वो थोड़ा सा आप समझिए। पहला है, जैसे है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, देखिए कुल मिला के 50-60 केस होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, और जहां जहां जरूरत होगा वहां पर मैं केस आपको पढ़ा दूंगा। कुछ अलग से केस पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये 4-5 केस यहां पर समझिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस का मतलब यह है 1951 का कि इसमें सर्वप्रथम मामला आया था कि एफआर में संशोधन किया जाए कि नहीं किया जाए। ये मामला आया था। मान लीजिए पूछे कि मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित पहला मामला कौन सा? शंकरी प्रसाद। तो न्यायालय ने निर्णय दिया
कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद विधि बनाकर संशोधन कर सकती है, और इस तरह की विधि जो अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त जो विधि शब्द है, जैसे 13 बोला हूं ना कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो या छीनती हो, तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 के तहत संसद विधि बनाकर संशोधन कर सकती है, और इस तरह का विधि जो है अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द लिखा है उसमें नहीं आता है। इसका मतलब कि संविधान संशोधन मूल अधिकार में किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब जैसा देखिए, अब इसके बाद जो है एक केस आया सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान राज्य। तो सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान राज्य का जो केस आया 1965 में, अब इसको समझिए। इस केस में जो है पुनः एक बार मामला आया, तो मूल अधिकार में संशोधन किया जाए कि न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का अनुमोदन कर दिया। मतलब शंकरी प्रसाद में जो कहा कि संसद संशोधन कर सकती है उसी का अनुमोदन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा तर्क बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माता यदि एफआर को संशोधन से अलग रखना चाहते तो निश्चित ही प्रावधान कर दिए होते, लेकिन ऐसा संविधान में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए संसद संशोधन कर सकती है। इसमें तीसरा केस आता है गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस 1967 में आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बार पुनः जो मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ही बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद एफआर में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से बात लिखा गया है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया कि विधि कोई ऐसी विधि नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, मूल अधिकार को छीनती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विधि शब्द का मतलब संविधान संशोधन है, इसलिए आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार मौलिक और अनिवार्य है, इसमें पहले से ही प्रतिबंध लगा है, इसलिए आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कभी आए कि मूल अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, किस बात में कहा गया, तो गोलखनाथ टिक लगाइएगा। अब फिर देखिए, इसी में गोलखनाथ में एक जो है नियम भी आया था, उसको बोलते हैं प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। ये जो भावी प्रवर्तन का सिद्धांत है, अब जानते हैं गोलखनाथवाद में दिया गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो संशोधन हो चुका है मूल अधिकार में वह विधिमान्य होगा, लेकिन आगे से मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं ये जो नियम बना दिया गया, इसी को चेंज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। और फिर जो है 24वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने लिख दिया, जो संविधान संशोधन है उस संविधान संशोधन के शीर्षक में ही परिवर्तन कर दिया गया। ये भी प्रश्न पूछता है कि संविधान संशोधन के शीर्षक में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा, तो 24वां संशोधन द्वारा। इसमें कह दिया गया कि संसद मूल अधिकार सहित हर जगह संशोधन कर सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जानते हैं, अब इन्हीं सब वादों को तो केशवानंद भारती मुकदमा में चुनौती दिया गया। तो जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मुकदमा है 1973 का, आप जानते हैं इस मुकदमे में जो है 24वें संशोधन, 25वें संशोधन, 29वें संशोधन 29 को चुनौती दिया गया था। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, संसद मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, शर्त यह है कि मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि संसद एफआर में संशोधन कर सकती है, शर्त यह है कि मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो यही स्थिति वर्तमान में बनी हुई है।